नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज से हम क्लास 7th के लिए साइंस की ऑनलाइन क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में आज के अपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास रहेगी। इसके अलावा हम मैथ की ऑनलाइन क्लास है वो भी जल्द शुरू कर देंगे। उसके पहले चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स व कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, या आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जिस बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी की बुक लागू हो रही है वहाँ पे सभी के जगह सेम ये सिलेबस रहता है एनसीईआरटी का। इसके अलावा इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बुक है वो लागू कर दी गई है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के अभ्यर्थी है उनके लिए भी ये हमारी क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा मैथ की जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। साथ ही आज का जो क्लास का वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर है वो भी जरूर कर देना, ताकि हर हम बेहतरीन वीडियो है आपके लिए जल्दी से जल्द हम लाते रहे। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एकदम आपको बारीक से पूरा बेसिक से मैं समझाऊंगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं समझ में या तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, अदरवाइज आप हमें कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, रिलायबल टॉपिक है, तो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है। भोजन दोस्तों हम सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक दिनचर्या के जो काम है उन्हें हम नियमित रूप से कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी सजीवों के अंदर जो भोजन है वो खाना आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? कि जीवों को भोजन से क्या होती है, आपके ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये हम क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन आवश्यक है। साथ ही हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज है, ये क्या है? भोजन के घटक है। साथ ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है और इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि पोषक किसे कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और ये जो खनिज और ये जो भोजन के जो घटक है इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको आराम से समझ में आ गया, कुछ भी हार्ड यहाँ तक नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक्स आपको समझना है। जहाँ पे ज़्यादा समझाने वाली बात होगी उन्हें मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं कि सभी जीवों की भोजन की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों हम पहले बात कर चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करें कि पादप यानी जो पौधे होते हैं वो स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। दोस्तों, हम है वो अपना भोजन वैसे हाथों से बनाते हैं, लेकिन हम अपना भोजन है वो स्वयं के लिए नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, केवल और केवल पादप यानी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन है वो स्वयं बना सकते हैं, बाकी मानव सहित कोई भी प्राणी है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका क्या तात्पर्य, अभी हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं। पादपों या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पे निर्भर करते हैं। दोस्तों, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि हम जो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, चाहे आप सेव खा रहे हो, चाहे केला खा रहे हो, या ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमें पादपों से प्राप्त होती है। ठीक है, आप चपाती खाते हो, ठीक है, ये चपाती किसकी होती है? गेहूं की होती है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? हमें पादपों से प्राप्त होता है। तो यानी हम स्वयं थोड़ी बना सकते हैं इसको, गेहूं को। ठीक है, ये तो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमें पादपों से प्राप्त होगी। इसके अलावा कई मांसाहारी होती हैं, ठीक है, वो जीव जंतुओं का मांस खाते हैं। ठीक है, जीव जंतु क्या खाते हैं? जीव जंतु पादपों को खाते हैं। तो इस प्रकार जो प्राणी और जो मानव है वो प्रत्यक्ष यानी या तो सीधे तौर पर, ठीक है, यानी कि अगर हम सीधा सेव खा रहे हैं या केला खा रहे हैं तो हम डायरेक्ट किससे प्राप्त करें? पादपों से प्राप्त करें। तो इसका मतलब है कि हम प्रत्यक्ष रूप से पादपों से प्राप्त करें। इसके अलावा
जो भी चीज है यानी हम जंतुओं को खा रहे हैं, तो जंतुओं को खा रहे हैं तो हम क्या करें, पादपों पर किससे परोक्ष रूप से निर्भर है, यानी कि हम सीधा पादपों पर निर्भर नहीं है, हम जंतुओं को खा रहे हैं। ठीक है, जंतु है वो पादपों को खाता है, ठीक है, हम जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, तो हम क्या हो गए, पेड़ पौधों पे परोक्ष रूप से निर्भर हो गए। यानी मानव और जो अन्य प्राणी है वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पे निर्भर करता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाया जाए आपको बीच बीच में वीडियो को रोक कर आपको रिवाइज कर लेना है कि हमने क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, आगे एक बुजो नाम का दोस्त है, वो जानना चाहते हैं कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। आपके मन में कई बार डाउट आया होगा कि हम तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, कैसे नहीं बना सकते। हमने देख लिया कि हम पादपों या पादप जो खाने वाले जंतु हैं उन पे हम निर्भर करते हैं। ठीक है, पादप अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो कैसे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी ये सभी पदार्थ उनके आसपास उपलब्ध होते हैं। पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं कि पादप अपना भोजन जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि पादपों को जल कैसे मिलता है, खनिज या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, खनिज कैसे मिलता है, इनके माध्यम से कैसे वो बना सकते हैं। कंप्लीट डिटेल हम धीरे धीरे चर्चा करते हुए चलेंगे, आपका हर डाउट हम क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आप वीडियो पर अंत तक है वो बने रहे बस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक वृद्धि, ठीक है, शारीरिक संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थक बनाते हैं। ठीक है, जो पोषक पदार्थ है, अभी हमने ऊपर बात की थी जिन पोषक पदार्थों की, वो पोषक पदार्थ क्या करते हैं, सजीवों की शारीरिक संरचना वृद्धि क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए हमें समर्थ बनाते हैं, या इनके लिए हमें क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकि हम क्षतिग्रस्त भाग है उनके रख रखाव हम कर सके, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है ऊर्जा भी हमें पोषक पदार्थ है वो प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल कर आ रही है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि पोषण की डेफिनेशन क्या है, यानी पोषण की क्या परिभाषा है, किसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है, तो पोषण की डेफिनेशन हो जाएगी कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण को आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन है वो स्वयं संश्लेषित करता है। ठीक है, वो तो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषण कर लेता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है, तथा ऐसे पादपों को हम स्वपोषी पादप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्वपोषी और स्वपोषण की परिभाषा वो ध्यान में रखनी है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, आपको स्वपोषी की डेफिनेशन पूछे तो यहाँ पे तो दोस्तों ये आपकी स्वपोषी की डेफिनेशन है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है वो ग्रहण करते हैं, इन्हें हम विषम पोषी कहती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें तो हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो पादपों या अन्य जीवों या पादपों द्वारा संश्लेषित जो भोजन होता है उनको ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। आगे दोस्तों पहली जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड है जल एवं खनिज से भोजन स्वयं नहीं बना सकता है क्या। दोस्तों इनके मन में डाउट है, ये डाउट आपके मन में भी आ रहा होगा कि जिस प्रकार पादप जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या हम भी वैसे जो भोजन जो पादप बनाते हैं उसी तरह क्या हम भी अपना भोजन बना सकते हैं क्या, या पादपों के पास ऐसा क्या है जिससे वो भोजन बना सकते हैं, हम अपना भोजन है उस पादपों की तरह नहीं बना सकते। तो चलिए आगे हम इसी पे चर्चा कर सकते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है, यानी पादप है वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं। क्या
भोजन पादपों के सभी भाग से निर्मित होता है, यानी एक मान लीजिए ये पूरा एक पेड़ है आपका, क्या इस पूरे पेड़ में ही हर जगह भोजन बनता है, या कोई स्पेशल जगह या कोई ऐसी फैक्ट्री है सिर्फ और सिर्फ वहीं से आपका केवल और केवल भोजन बनता है, ठीक है, या केवल कुछ विशेष भागों में ही भोजन बनता है। पादप अपने परिवेश में जो यानी को जल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको खनिज को, कच्चे माल को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, यानी मान लीजिए एक किस प्रकार तो पादप है वो कच्चे माल को ग्रहण करते हैं, या कच्चे माल इनमें फैक्ट्री तक किस प्रकार पहुंचती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्हीं से रिलेटेड कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि पादपों में भोजन किस प्रकार कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ठीक है, भोजन बनने की क्या प्रोसेस होती है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। दोस्तों पसंद आ रही है तो मेक श्योर आप लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट करें, ठीक है, क्लास कैसी लगी वो कमेंट करें, ठीक है, आपको कितना कुछ समझ में आया, सीखने को मिला वो भी कमेंट करें, ठीक है, तो आप सब कुछ हमें साथ साथ में कमेंट करते रहे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पादपों में जो भोजन बनता है वो कहाँ पे बनता है, पत्तियों में बनता है। तो यानी पत्तियां हैं वो पादपों की क्या होती है, खाद्य फैक्ट्री होती है। यानी जो आपका पूरा पेड़ है, अभी हमने पूरा पेड़ की हम बात कर रहे थे क्या कि पेड़, पूरे पेड़ के अंदर हर जगह क्या भोजन बनता है क्या, तो अब हमारा निकल कर आ गया कि पूरे पेड़ के अंदर हर जगह भोजन नहीं बनता, भोजन क्या बनता है, पत्तियों में बनता है। तो यानी पत्तियों क्या है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने आवश्यक है। यानी जहाँ पे फैक्ट्री है आपकी, जहाँ पत्तियों के अंदर फैक्ट्री है, यानी यहाँ पे आपका जो खाद्य पदार्थ है वो बन रहे हैं, पादपों के लिए भोजन यहाँ पे बन रहा है, तो कच्चे माल तो पत्तियों तक पहुंचना आवश्यक है, ठीक है। मृदा में उपस्थित है जल एवं खनिज जड़ यानी मूल होती है, इनके जो पेड़ों की जड़ होती है इनके द्वारा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। जो आपका नीचे जमीन के अंदर जो जल और जो खनिज होता है वो पेड़ की जड़ होती है, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब अपना दोस्त बुझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचता है। अभी हमने बात कर ली जो फैक्ट्री है क्या होती है, पत्तियों के अंदर भोजन बनता है, तो यानी सारे के सारे जो भोजन है, जो कच्चा पदार्थ है वो पत्तियों तक पहुंचना आवश्यक है, ठीक है। हमारी जड़ का क्या काम है कि जड़ है वो खनिज में जो जल और खनिज है, मृदा के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो जल और खनिज है उनको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो अब वो जो जानना चाहता है कि भाई जो ये जड़ ने अभी जल और खनिज का अवशोषण किया है, ठीक है, उन्होंने जो जड़ ने ये मृदा से मिट्टी से जल और खनिज निकाला है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। तो इसी पे हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कि तनों के जो हमारा जो खनिज और जो जल है जो मृदा से अभी जड़ों ने अवशोषित किया है वो तना होता है ना, उसके माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश करती है, ठीक है। दोस्तों मैं पूरा आपको धीरे धीरे पूरा समझाऊंगा, एक बार साथ साथ में जितना समझा रहा हूं उतना ही आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। पत्तियों के अंदर क्या होती है, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। पत्तियों के अंदर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिका द्वारा घिरे रहते हैं, ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। दोस्तों जो आपकी पत्ती होती है ना, नेक्स्ट हम इसी का डायग्राम भी है आगे, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है। दोस्तों ये आपकी पत्ती है, ठीक है। दोस्तों आपको ये पत्ती का डायग्राम दिख रहा होगा, इस पत्ती के अंदर यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक मिनट में थोड़ा सा वीडियो को आपको आराम से समझा देता हूं। दोस्तों ये आपकी एक पत्ती है, इस पत्ती के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं यानी छेद होते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो छोटे छोटे आपके पत्ती के अंदर छेद होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये दोस्तों आप डायग्राम है वो थोड़ा सा याद रखें, अभी इस डायग्राम को हमें काफी यूज करना है, ठीक है। ये काफी बार हमारा डायग्राम से रिलेटेड कई प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन है वो आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अभी आपने सीख लिया कि रंध्र किसे कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो ये आपको रंध्र की डेफिनेशन है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे बात आई है कोशिका की, थोड़ा सा हम कोशिका के बारे में भी हम देख लेते हैं कि कोशिका क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हमें पादपों में पोषण किस प्रकार होता है वो पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर हमारी कोशिका की बात आई है, तो हम कोशिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कोशिका क्या है। आपने देखा होगा कि इमारतें छोटी ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार
जो हम सजीव है, हमारा जो शरीर है वो भी कई सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे एक इमारत के अंदर काफी सारे ईंटें लगती है, उसी प्रकार हमारे शरीर भी कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। जो जो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटे से छोटा भाग होता है, ठीक है, इकाई होती है, जिसे हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका को हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते, कोशिका को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है तभी हम कोशिका को देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोशिका का डायग्राम देख सकते हैं, ये पूरी कोशिका को जूम करके बनाया गया है, इससे हम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसे देखने के लिए हमें कम से कम हमारे पास सूक्ष्मदर्शी होने चाहिए। कुछ जीव है वो एक कोशिका से भी बने होते हैं, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो अमीबा आपका है वो एक कोशिकीय जीव है। कोशिका की एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका है ना दोस्तों, ये आपकी कोशिका है पूरी, ये यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पतली सी, ठीक है, एक पतली बाह्य रचना द्वारा घिरी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसे हम केंद्र बोलते हैं। आपको ये छोटा छोटा ये बीच में देख रहा होगा, सुस्पष्ट एक इसका भाग दिख रहा होगा, संरचना दिख रही होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र के बोलते हैं, ठीक है। केंद्र के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरी होती है। जो आपका केंद्र का वो जेली के समान आपका एक पूरे पदार्थ से घिरा होता है, जिस प्रकार इसमें हम देख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। दोस्तों बीच में हमारा कोशिका का टॉपिक आया था कि कोशिका क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई है, ठीक है। कोशिका के अंदर एक क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। कोशिका केंद्र के अलावा बाकी कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य रहता है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पत्तियों के जो ऊपर है ना छोटे छोटे रंध्र, छोटे छोटे सूक्ष्म क्या होते हैं, स्थान होते हैं, ठीक है, जगह होती है, छेद होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या होती है कि जो आपकी वायु है वो पौधों के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। दोस्तों जो खनिज और जो जल है वो तो जड़ों के द्वारा पेड़ है वो अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आई है कि जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से अवशोषित हो जाती है, तो वो आपकी जो पत्तियों है ना, पत्तियों के अंदर ही भोजन बनता है, और पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं। उनके द्वारा जो आपकी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण से वो अवशोषित कर ली जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो जल एवं खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया था एक पेड़ की, तो वो पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाएगा, वो वाहिकाओं द्वारा आपके पत्तियों तक पहुंचाया जाएगा। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक ये वाहिकाएं पेड़ के अंदर हर जगह ये फैली रहती हैं, ठीक है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं क्या करती है, सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन को लेकर हम अपनी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 11, उसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल से अध्ययन करेंगे कि पादपों में ये पदार्थों का परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पादपों में ये पोषक पदार्थ किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं, तो इनका हम अध्ययन है अपनी यूनिट नंबर 11 के अंदर पूरा करेंगे। आगे पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वो अपना खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं कर सकते हैं। ये इसमें अंदर पत्तियों के अंदर क्या स्पेशल है ऐसा, ठीक है, ये पहली जानना चाहती है। क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा, ठीक है। जो डाउट आपके मन में आती हैं, जो आप अपना डाउट है वो नहीं बता पाते हो पहले, तो वो क्या करते हैं, आपके जो दोस्त है पहली और बूझो, ये आपके डाउट है वो लेकर आते हैं, ठीक है, और उन्हीं डाउट पे हम चर्चा करते हैं। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई पत्तियों के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जिससे अपना वो भोजन बना सकते हैं, जबकि बाकी जो पादप का भाग है वो नहीं बना सकता, तो ऐसा क्या है। चलिए अब इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको एकदम घोट के पी लेना है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल का क्या काम है, अब अभी हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी जो सौर प्रकाश होता है उससे ऊर्जा का ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करते हैं, ठीक है। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पत्तियां है ना क्लोरोफिल की सहायता से ग्रहण करती है, ठीक है। इस ऊर्जा का जो अभी हमने प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण की है, ठीक है, जो प्रकाश से क्लोरोफिल के माध्यम से हमने ऊर्जा ग्रहण
की है, इसका उपयोग हम जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। मैं अभी वापस इसको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारा है क्लोरोफिल, कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिससे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करते हैं। इस जो हमने सूर्य का जो प्रकाश अभी ग्रहण किया है, इसका हमें उपयोग क्या करना है, तो इसका उपयोग हम जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। जो हमारा भोजन बनता है ना पादपों के अंदर, जो सूर्य के प्रकाश में बनता है, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जिसको मैं एक दो बार रिपीट करता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाए जाए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट्स के अंदर लिखते हैं, ताकि हमें बाद में हम रिवाइज करें तो हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें उन्हीं हम रिवाइज करें। ठीक है, तो ये दोस्तों बात होगी प्रकाश संश्लेषण की। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक तो हमारे पास सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, फिर जल होना चाहिए, जिससे हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी का यह क्या एक अद्वितीय प्रक्रम है। ठीक है, पादपों में यह प्रकाश से जिस प्रकार भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये हमारा पृथ्वी के अंदर पूरा एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय का मतलब होता है ये यूनिक सिस्टम है, इस प्रकार का कोई और सिस्टम है नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा एक अद्वितीय यूनिक प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा क्या होती है, संग्रहित होती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य है ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। सभी जीवों के लिए दोस्तों सबसे जो अच्छा स्रोत होता है वो ऊर्जा का, वो क्या होता है, सूर्य होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तब क्या होता? क्या आप सोचा है कि आपने कभी कि अगर पादप अपना भोजन नहीं बनाते, पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तब इस दुनिया का क्या होता? तो चलिए आगे हम इसी पे बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, सभी जीवों का अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पे ही निर्भर करता है। यानी हम या तो सीधे रूप से पादपों से कोई चीज ग्रहण करते हैं, या ठीक है डायरेक्ट ग्रहण करते हैं, या इनडायरेक्ट हम सभी चीजें वो पादपों ही द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम पशुओं से दूध ग्रहण करते हैं। ठीक है, पशु हमें दूध देते हैं, तो पशु खाते क्या, चारा खाते हैं, तो वो पादपों को ही खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो सभी वस्तुएं जो ग्रहण करते हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों से, हम पादपों पे ही निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में ही पृथ्वी पर जीवन की कल्पना है वो संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसी के दौरान अपनी जो ऑक्सीजन है वो मुक्त होती है। जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं तो वो पादपों के द्वारा ही मुक्त की जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं ना, वो क्या करते हैं, पौधे उन्हीं को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए पौधे है वो बेहद आवश्यक है। पौधों को जीवित रखने के लिए उनके अंदर वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो होनी बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को हमने एक समीकरण के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों इस समीकरण को समझना बेहद आवश्यक है। जो पादपों के अंदर जो भोजन बनता है, ठीक है, तो पादप क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उनके जड़ों के द्वारा खनिज और जल है वो अवशोषित कर लिया जाता है। तो जब भी दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है वो पत्तियों के ऊपर पड़ता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य को प्रकाश को ग्रहण करता है। उस ऊर्जा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका जल है वो क्या करता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन बनाता है। यानी पादपों में जब भोजन बनता है तब किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से बनता है। साथ ही जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ये अपनी पादपों की पत्तियों पे जब भी पड़ता है
तो पत्तियों की कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा क्या बनता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, एक क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। इस प्रक्रम में जो ऑक्सीजन बनी है वो तो क्या कर दी जाती है, निर्मुक्त हो जाती है, ठीक है। वो ऑक्सीजन तो क्या करते हैं, पादप छोड़ देते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट बना है ना, उसको पत्तियों के अंदर मंड स्टार्च के रूप में क्या कर लेते हैं, पादप पे संचित कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको प्रक्रम समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है उससे दोस्तों क्या बनता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसे तो पादप क्या कर लेते हैं, मंड के रूप में संचित कर लेते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो क्या कर लेते हैं, पादप है वो छोड़ देते हैं। अब दोस्तों आपके मन में डाउट आया होगा कि क्लोरोफिल क्या होता है, कैसे होता है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए कि क्लोरोफिल की हमें एक इमेज दी गई है, ठीक है। क्लोरोफिल की हमें एक इमेज दी गई है जिसके माध्यम से आप ये देख लीजिए कि क्लोरोफिल है वो कैसे होता है, पत्तियों के अंदर कैसे पाया जाता है। ये आपकी एक पूरी पत्ती है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो इस प्रकार का इससे डायग्राम बनता है जी, ठीक है। अभी हमने बात की थी आपके रंध्र हो गया, ठीक है, द्वार कोशिका हो गया। इन्हीं द्वार कोशिका और रंध्रों के मध्य आपका क्या पाया जाता है, आपका यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। आप इसमें देख लीजिए ये जो एक पत्ती की जो है यहाँ पे काट है इसको और बड़ा कर दिया गया है। इस डायग्राम में आप ये देख लीजिए कि रंध्र है, ठीक है, कोशिका द्वार है, इनके मध्य आपको क्लोरोफिल ऊपर दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समापन दर्शाता है। यानी जब पौधों के अंदर जो स्टार्च है वो संगठित हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो हो चुकी है। स्टार्च है ना दोस्तों, जो मंड के रूप में जो स्टार्च के रूप में जो संचित होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक आपका प्रकार होता है। ये दोस्तों अभी जो हमारी पूरी प्रक्रिया हो रही थी इसे आप एक डायग्राम के माध्यम से भी आसानी से ये देख सकते हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है ये मैंने अभी आपको पूरा इसके बारे में बताया था कि सूर्य का प्रकाश है ये आपके पत्तियों पर पड़ रहा है, ठीक है। जो हमारा खनिज एवं जल है जड़ों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया गया था और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहे हैं, पौधे की पत्तियां वो ग्रहण करिए, रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करिए, जड़ों के द्वारा खनिज और जल जो भेजा गया था वो पत्तियों के अंदर है। क्लोरोफिल पर जैसे ही आपका सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल ग्रहण कर लेता है। इसके बाद में जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो होती है जिसके दौरान पौधों को क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा पूरा प्रक्रम था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, उसका डाउट आपको मिल जाएगा कि बुद्धों ने देखा कि कुछ पादपों की जो पत्तियां है ना वो हरे रंग की नहीं होती है, तो वो गहरी लाल हो सकती है, बैंगनी हो सकती है, भूरे रंग की हो सकती है। तो बुद्धो जानना चाहते हैं क्या इन पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो जो पत्तियां हरे रंग के न होकर बाकी रंग की होती है क्या इनके मध्य प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपके मन में आपके डाउट आ रहा होगा क्या पत्तियों के अलावा भी पादपों के किसी और भाग से भी ये आपका खाना बनता है क्या पादपों के लिए। तो पहले हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भाग जैसा कि हरे तना, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय जो पादप है ना वहां पे वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां क्या हो जाती है, सूल रूपी हो जाती है। अभी जो आपकी पत्ती का डायग्राम ये है ना, तो जो मरुस्थलीय जो पादप होते हैं वहां से वाष्प उत्सर्जन की जो जल की जो क्षय है ना उसको हम कम करने के लिए क्या हो जाती है, वहां की पत्तियां एकदम सूल नुकीली सी हो जाती है। इन पादपों के तने क्या होते हैं, हरे होते हैं। यहाँ पे तो पत्ती हरी है वो अपना प्रकाश संश्लेषण का काम कर लेगी, लेकिन जो मरुस्थलीय जो पादप है जहाँ पे इनकी पत्तियां वो सूल रूपी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है कि पादप के जो हरे तने होते हैं ना वहां पे प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, ठीक है। पत्तियों के अलावा भी होता है। जो मरुस्थलीय जो आपके पादप है वहां पे जो उनके जो तने हैं वहां पे भी दोस्तों क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था क्या हरे पादपों के अलावा लाल, बैंगनी, भूरे रंग की पत्तियों के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आज हमने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीजें चाहिए होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
किस प्रकार कंप्लीट होती है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या बनता है, वो क्या क्या उसका यूज होता है, ये हमने आज कंप्लीट डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास है वो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर वो जरूर कर देना। इसी प्रकार के और भी बेहतरीन क्लास नियमित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।